Hello student, myself Naveen Kumar. My designation is PGT History at Kendriya Vidyalaya NTPC Dadri. This is your class 12 history online class. Theme 10 Colonialism and Countryside. टॉपिक का नाम है उपनिवेशवाद और देहात. Here is introduction of the chapter. In this chapter we have to read during 18th and 19th century colonial rule and their effect on Bengal and the Jamindar, Rajmahal Hills where the Paharias and the Santhals lived, and last is the Bombay Deccan. यहाँ पर हमें 3 अलग अलग रीजन कॉलोनियल रूल औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के 3 अलग अलग क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है कि औपनिवेशिक शासन का इन 3 अलग अलग जगहों पर क्या प्रभाव पड़े. Auction in Vardhaman, Bengal and the problem of unpaid revenue. यहाँ सबसे पहले हम लोग बंगाल पर आते हैं और वहाँ एक घटना के बारे में देखते हैं. द ऑक्शन इन वर्धमान, वहाँ पर एक नीलामी हो रही है, जमींदारियाँ नीलाम की जा रही हैं. इन 1793 द गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट. 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, जिसको हम लोग स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं. इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों के साथ जो राजस्व की दरें थी उसको फिक्स की. नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ द जमींदार हु फेल्ड टू पे द फिक्स रेवेन्यू अमाउंट वर ऑक्शन. जो जमींदार उस फिक्स रेवेन्यू को जमा करने में असफल होते थे उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी. द राजा ऑफ वर्धमान फेल्ड टू पे हिज ड्यू एंड हिज स्टेट्स महाल वर ऑक्शन्ड इन 1797. राजा वर्धमान के साथ भी यही केस हुआ. उनकी जो जमींदारियां थी, उनके जो महाल थे, उनके जो स्टेट थे, उनको 1797 में नीलाम कर दिया गया. ओवर 75% of the जमींदारीज चेंज हैंड आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट. लगभग 75% जो जमींदारियां हैं वो एक हाथ से दूसरे हाथ हस्तांतरित की गई परमानेंट सेटलमेंट के दौरान, स्थायी बंदोबस्त के दौरान. Here we will discuss what was the reason for the failure of Jamindar like Raja of Vardhaman to pay revenue demand. First reason is the initial demand were very high. जो स्थायी बंदोबस्त में जो दरें लागू की गई थी वो बहुत ही ऊंची थी. द डिमांड वर मेड एट ए टाइम ऑफ व्हेन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर डिप्रेस्ड. ये ऐसे समय में लागू की गई थी जब एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस थे उनकी जो दाम थी, उनकी जो कीमतें थी वो बहुत ही तेज़ी से दाम गिर चुकी थी. ऐसे में ज़मींदार लोगों को जो मांगे थी उसको पूरा करना मुश्किल हो रहा था. द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल. जो राजस्व की मांगे थी वो इनवेरिएबल थी. कहने का मतलब है कि बिना अच्छी और बुरी फसलों को ध्यान में रखे, बिना लैंड की फर्टिलिटी को ध्यान में रखे फिक्स की गई थी और उसमें कोई भी छूट नहीं दी गई थी. एक और लॉ था द सनसेट लॉ.
जिसकी वजह से ज़मींदार अपनी ज़मींदारियाँ उनकी नीलाम की गई। अकॉर्डिंग टू दिस, if the revenue was not paid to the state by the sunset on a particular day, the जमींदारी was auctioned। जिसको हम लोग सूर्यास्त कानून भी बोलते हैं। इसमें निर्धारित दिन को अगर जमींदार अपनी रेवेन्यू नहीं दे पाए या दे पाने में असमर्थ होते थे, तो उनकी ज़मींदारियाँ, उनके जो स्टेट हैं, उसको नीलाम कर दिया जाता था, यानी कि उस दिन के सूर्यास्त होने तक। प्रॉब्लम फेस्ड बाय जमींदार ड्यूरिंग रेंट कलेक्शन। अब इसमें जमींदारों को रेंट के कलेक्शन में जो राजस्व की दरें थी उसको कलेक्ट करने में परेशानी फिर क्या आ रही थी। ऊपर तो हम लोगों ने देखा कि वे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से वे रेवेन्यू नहीं अदा कर पा रहे थे, लेकिन रेवेन्यू के कलेक्शन में भी बहुत सारी दिक्कतें थीं। उसमें फर्स्ट है, एट द टाइम ऑफ बैड हार्वेस्ट एंड लो प्राइसेस इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द रैयत टू पे द रेंट। जो किसान थे उनके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था खराब फसल होने पे या अनाज की दाम कम होने पर रेंट को पे कर पाना। कई बार ये भी होता था कि जो रैयत, जो किसान थे, वे जानबूझकर पेमेंट में डिले करते थे ताकि ज़मींदारों को मुसीबत आए और उनकी ज़मीनें दूसरे को नीलाम कर दी जाए, क्योंकि उस समय ज़मींदार उनको बहुत अधिक फोर्स नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने रूल बनाकर उनके पावर कम कर दिए थे, ज़मींदारों के पावर कम कर दिए गए थे। तो द जमींदार वर अनेबल टू इजिली इस्टेब्लिश देयर पावर ओवर देम। जमींदार बहुत आसानी से अपने पावर को उनके ऊपर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे। उनके पास एक ऑप्शन था कि इस तरह के जो अनपेड रेवेन्यू हैं, जो लोग उनको रेंट नहीं दे रहे हैं, वो उनके अगेंस्ट में कोर्ट जाएं, लेकिन ये जो प्रोसेस था वो काफ़ी लंबा था। तो ये सारी दिक्कतें थी रेंट के कलेक्शन में ज़मींदारों के द्वारा। Apart from Jamindar, there was another community of rich peasants in Bengal were known as जोतदार। जमींदारों के अतिरिक्त बंगाल में एक धनी किसानों का वर्ग था जिसके लिए फ्रांसिस बुकानन ने एक टर्म यूज़ किया है, जिनको कहा जाता था जोतदार। ये आपको बंगाल के वेस्ट दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के जोतदारों को फ्रांसिस बुकानन ने उपस्थित पाया। They consolidated their position at the end of 18th century while many जमींदार faced crisis। ये ऐसे समय में ये जो जोतदार थे, जो धनी किसानों का एक वर्ग था, जब जमींदार बहुत सारे क्राइसिस को, बहुत सारी मुसीबतों को फेस कर रहे थे, ये अपने पावर को 18th सेंचुरी के एंड में धीरे धीरे मजबूत कर रहे थे। इनके पास थाउजेंड ऑफ एकड़ ऑफ लैंड थे। ये लोकल ट्रेड एक्टिविटी को भी कंट्रोल करते थे, यहाँ तक कि मनी लेंडर्स के रूप में भी इनकी भूमिका थी। गरीब पीजेंट को भी ये मदद करते थे। इनके जो पार्ट थे, इनके जो लैंड थे, वो कल्टीवेट किए जाते थे शेयर क्रॉपर्स के द्वारा, बटाईदारों के द्वारा, जिसके लिए एक टर्म यूज़ किया गया है अधियार्स और बरगद बरगदारों। तो इनको अधियार या बर्गदार कहा जाता था, जो ये बटाईदार थे उनको, और लैंड इनका उन्हीं के द्वारा कल्टीवेट किया जाता था। ये जो शेयर क्रॉपर्स, ये जो बटाईदार थे, वे अपनी उनकी खेतों में काम करते थे, लेबर प्रोवाइड करते थे, और जो लैंड से जो कुछ भी प्राप्त होता था वो जोतदारों को उसका हाफ वे दे देते थे, और बाकी हिस्सा जो शेयर क्रॉपर थे अपने पास रख लेते थे।
द पावर ऑफ द जोतदार। अब ये जो धनी किसानों का जो वर्ग था, जिनके लिए हम लोगों ने एक टर्म देखा है जोतदार, इनके पावर्स क्या थे उसको भी देख लेते हैं हम लोग। द जोतदार वर लिव्ड इन द विलेज and exercised direct control over poor villagers, while जमींदार lived in urban area। जमींदारों के विपरीत, जमींदार जो शहरों में रहते थे, उसके विपरीत ये जो जोतदार लोग थे वे गांवों में रहते थे। एक बहुत बड़ा अंतर था उनकी शक्ति का, जिसकी वजह से उनका गांव के लोगों पर कंट्रोल अधिक होता था। दे रजिस्टेड द इफोर्ट ऑफ जमींदार टू इंक्रीज द जमा ऑफ द विलेज। ये जमींदारों के जो जमा होते थे, जो विलेज से उनको एकत्रित करना होता था, उसका भी विरोध करते थे। जमींदार के जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे उनको गांव में रेंट कलेक्शन करने से रोका जाता था। द जोतदार मोबिलाइज रैयत अगेंस्ट द जमींदार एंड डिलेड द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार। यहाँ तक कि जोतदार जो लोग थे वे रैयतों को मोबिलाइज करते थे जमींदारों के अगेंस्ट में, और जानबूझकर रेवेन्यू पेमेंट में डिले करने के लिए इन रैयतों को उस्काते थे। ऐसे समय में व्हेन द स्टेट ऑफ जमींदार्स वर ऑक्शन बाय द स्टेट द जोतदार वर ऑफन परचेजर्स। ये भी देखने में आया कि जब स्टेट की नीलामी हो रही थी जमींदारों की, तो अधिकतर समय में जो जोतदार थे वे उसके परचेजर के रूप में उभर रहे थे, उसके खरीदार के रूप में उभर रहे थे। और ये जो जोतदार थे वे नॉर्थ बंगाल में काफ़ी पावरफुल थे। इनको बहुत सारे बंगाल के अलग अलग जगहों पर हवलदार, गांटीदार और मंडल आदि नामों से जाना जाता था। स्ट्रेटजीज ऑफ जमींदार टू रिटेन जमींदारी। यहाँ हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज थी जिसकी वजह से जमींदार अपनी जमींदारियां बचा लेते थे। फर्स्ट इज फिक्सियस सेल। फिक्सियस सेल वाज वन सच स्ट्रैटेजी। यहाँ पर एक फर्जी बिक्री जो है वो भी एक तरीका था। इसमें किया क्या जाता था, बहुत सारे जो जमींदार थे अपनी जो जमींदारियां हैं उसको वुमेन के नाम से ट्रांसफ़र कर देते थे। वुमेन के नाम से ट्रांसफ़र करने का एक फ़ायदा ये था कि कंपनी ने एक रूल बना रखा था कि वुमेन की प्रॉपर्टी को वे नहीं लेंगे। ऐसे में बहुत सारे ज़मींदार लोगों ने वुमेन के नाम पे अपनी ज़मींदारियाँ ट्रांसफ़र की, अपनी ज़मीनों को, अपनी ज़मींदारियों को बचाने के लिए। द ऑक्शन वर मैनिपुलेटेड बाय द जमींदार एजेंट। ये भी देखने में आया कि जो नीलामियाँ की जाती थीं उसको मैनिपुलेट किया गया जमींदार के खुद के अपने एजेंट के द्वारा ही। यानी कि जब ज़मीन नीलाम की जाती थी उस समय जमींदार के जो एजेंट होते थे वहीं ज़मीनों को खरीद लेते थे। कहने का मतलब है कि जो नीलामी होती थी उसमें ऊंची बोली लगाकर उन ज़मीनों को ले लेते थे और अपने मालिक ज़मींदार को ज़मीनें फिर दे देते थे। एक और तरीका था द आउटसाइड परचेजर वर अटैक्ड बाय द लठैत ऑफ द जमींदार। एक और तरीका अपनाया जाता था जब जमींदारों की ज़मीनें नीलाम कर दी जाती थीं और उसको जब बाहरी कोई परचेज़र खरीदते थे तो उनको गांव में या उनकी जो स्टेट थे उसमें घुसने से जमींदार के जो लठैत होते थे उनके द्वारा रोका जाता था, उनको नहीं घुसने दिया जाता था। द फिफ्थ रिपोर्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट of the history of Bengal and the Jamindars, what was the importance of the fifth report? Because the fifth report is used as a source to write the history of colonial rule in Bengal. हुआ ये था कि ये जो फिफ्थ रिपोर्ट है उसका बंगाल की कॉलोनियल हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बंगाल की कॉलोनियल हिस्ट्री को लिखने के लिए इस फिफ्थ रिपोर्ट को यूज़ किया गया। तो आइए हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में है क्या।
The fifth report was a report prepared to submit the British Parliament. ये एक तरह का रिपोर्ट था जिसको तैयार किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत करने के लिए. द रिपोर्ट वॉज हैविंग 1002 पेजेस. इट वॉज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813. इसमें लगभग 1002 पेज थे और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में प्रस्तुत किया गया. ये बहुत सारे जो पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश किए गए थे उस समय, उसका ये फिफ्थ सीरीज था, इसीलिए इसका नाम पड़ा फिफ्थ रिपोर्ट. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में ऐसी कौन सी बात थी, इसमें इसका पर्पस क्या था. इट वॉज अ फिफ्थ ऑफ ए सीरीज ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो रिपोर्ट थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटी से रिलेटेड थी, जो कि भारत में उनकी जो एक्टिविटी थी, जो उनके प्रशासन थे, उनकी जो क्रियाकलाप थे भारत में, उस पर ये रिपोर्ट पेश की गई थी. और इसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो काम करने के तरीके थे उस पर बहुत सारे वाद विवाद हुए. और फाइनली the British Parliament passed a series of act to regulate company rule in India. और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में काम करने के जो तरीके थे उसको बहुत सारे एक्ट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा उनको रेगुलेट किया गया. आगे हम देखते हैं कि 1813 में एक चार्टर एक्ट आया, फिर उसके बाद 1833 में भी एक चार्टर एक्ट आया जिसमें आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को काफ़ी कम किया गया. भारत में जो उनके काम करने के तरीके थे, उनके जो व्यापार की जो मोनोपोली थी उसको कम किया गया. इट फोर्स द कंपनी टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ऑफ इंडिया. इसने कंपनी को फोर्स किया कि अब जो भारत में आपके काम करने के जो तरीके हैं उस पर आपको रिपोर्ट देनी है. लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, जो बंगाल की हिस्ट्री, कॉलोनियल हिस्ट्री को लिखने में यहाँ पर जो फिफ्थ रिपोर्ट को यूज़ किया गया है उसको रिसर्चर लोगों ने केयरफुली एग्जामिन किया है. और इसमें एग्जामिन करने के बाद उन्होंने इसका विश्लेषण करने के बाद ये पाया है कि इसमें फिफ्थ रिपोर्ट में जो बंगाल और जो वहाँ की ज़मींदारी सिस्टम है उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है. उसमें ये बताया गया कि 75% ज़मींदारियाँ परमानेंट सेटलमेंट के बाद दूसरे को हस्तांतरित कर दी गई, चेंज हुए. तो जबकि वास्तव में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ज़मींदार, बहुत सारे ऐसे ऐसे तरीके थे जिससे भी अपनी ज़मींदारियाँ बचा लेते थे. तो कहने का मतलब है कि जो फिफ्थ रिपोर्ट है उसको बहुत ही, अगर बंगाल की अगर हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं या लिखते हैं तो उसमें इस रिपोर्ट को बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करने की ज़रूरत है.